नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे विस्तार व्लॉग में। और जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि हमारी यूनिट 3 राजपूत रेजिमेंट, 3 राजपूत को दी पागल्स भी कहते हैं, तो तुरतुक गांव के समीप ही हमें एक लोकेशन मिल गई। वहाँ लोकेशन पे हम लोगों ने, हमारी पूरी यूनिट ने टेंट वगैरह लगा के वहाँ रहने लगी। अब डेली हमारा जो रूटीन रहता लड़ाई की तैयारी करना, और रोज़ाना का सुबह उठना, दिन में ट्रेनिंग के लिए जाना, दोपहर को आना, वही फिर शाम को नाइट ट्रेनिंग। इंतज़ार चल रहा था कि किस दिन हमें आदेश मिलेगा कि हमें आगे फॉरवर्ड लड़ाई में अटैक के लिए जाना है, क्योंकि कारगिल लड़ाई चल ही रही थी। अब फाइनली जो है कुछ 1-2 हफ्तों का इंतज़ार करने के बाद वो मौका आ गया जिसके लिए एक सैनिक आर्मी में, हिंदुस्तानी सेना में जो है शामिल होता है। कारगिल लड़ाई का वो दिन हमारी यूनिट को आदेश मिला अटैक में जाने का। तो हमारी टीम थी करीब 20-25 बंदों की टीम थी। हमें जो दिया गया था टास्क, एक टॉप 1 हिल थी। टॉप 1 हिल पे जाके हमें पहुंचना था। टॉप 1 पे लास्ट हिंदुस्तान का पोस्ट था, टॉप 1। जब समय आया, आदेश हुआ, रात को उठे 12-1 बजे, पूरी रात भर जागे। 12-1 बजे 2 बजे करीब जो है गाड़ियाँ धीरे धीरे जहाँ तक थी वहाँ तक गाड़ियों में बैठे और वहाँ तक पहुँचे। गाड़ियों की लाइट भी लड़ाई के दौरान बंद होती है। बिल्कुल अंधेरे में गाड़ियाँ धीरे धीरे चलती है, कोई लाइट का प्रयोग नहीं होता, कोई शोर शराबा नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल साइलेंटली मूव होता है। अब करीब 3 बज गए थे, 3 बजे का समय था। तो तुरतुक गांव पड़ता है, तुरतुक गांव से थोड़ा सा पहले हमें गाड़ियों ने उतार दिया और आरटी शेलिंग चल रहा था। दुश्मन का आरटी गन फायर कर रही थी लगातार। कभी बम उधर साइड में जा रहे थे, कभी इधर। तो सभी बस ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे थे कि कोई बम ट्रुप्स के ऊपर ना हिट कर जाए। धीरे धीरे तुरतुक गांव पहुँचे। अब तुरतुक गांव से हमें सीधा पहाड़ी के रास्ते जाना था, पहाड़ियों पे चढ़ाई करनी थी। और धीरे धीरे पहाड़ियों पे चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, उतरना बड़ा आसान होता है। आसान भी नहीं कहेंगे, लेकिन उतरने में इतना एनर्जी वेस्ट नहीं होती जितना चढ़ने में सांस भी फूलता है, और चढ़ने में आप अपना सामान भी कैरी हुए हैं। अपना रुकसुक होता है जिसमें आपका सोने का सामान भी है। रात को अगर कहीं स्टे करना पड़ा तो कहीं आप स्लीपिंग बैग वगैरह है, आपका वेपन है, आपका अम्यूनिशन है। 5 मैगजीन मिलती हैं, एक में 20 यानी कि 100 राउंड आपके पास जो पोची होती है, जिसमें एक तरीके से सारी मैगजीन लग जाती हैं। और अगर कोई एक्स्ट्रा अम्यूनिशन लेना चाहे तो वो ले सकता था गोलियों का। तो उस समय लड़ाई में होता क्या है, जवान सोचता है कि खाना अपना कम कर देता है। खाने के जो पैकेट्स वगैरह मिलते हैं, पूड़ी सब्जी ड्राई कुछ पैकेट मिलते हैं, तो उन्हें कम करके सोचता है कि मैं अम्यूनिशन ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाऊं, कि अम्यूनिशन कम ना रहे मेरा, लड़ाई के दौरान जो है गोलियां कम ना पड़े। अब चढ़ाई धीरे धीरे शुरू हो गई दोस्तों। जब चढ़ना शुरू हुआ, सुबह के 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, पूरा दिन हम चढ़ते रहे पहाड़ी पे। करीब शाम का समय था। शाम का समय जाके टॉप 1 तुरतुक गांव से जो टॉप 1 है उसके रास्ते में मिड में एक जगह पड़ती है, वहाँ पे एक कुक हाउस बना हुआ था जो कि हमारी टीम आएगी उसे खाना दे सकें। तो रात को वहाँ रुके। तो रुकने का इंतज़ाम कुछ नहीं था दोस्तों। जो कुक हाउस है या कुक हाउस वालों का एक टेंट लगा हुआ है, कुछ बंदे उसमें शिफ्ट हो गए जिसे जगह मिल गई, कुछ कुक हाउस में शिफ्ट हो गए रात को सोने के लिए। कुछ बंदे जिन्हें जगह नहीं मिली वो कुक हाउस के समीप ही बाहर ही अपना मैट्रेस बिछाया और स्लीपिंग बैग। मैट्रेस ऐसा होता है कि पानी वगैरह बर्फ़ वगैरह का फ़र्क नहीं पड़ता, और स्लीपिंग बैग में तो मेरे लिए वो रात काटनी बड़ी, मुझे आज भी याद है कि पूरी रात भर मैं सोया नहीं, क्योंकि बाहर था
स्लीपिंग बैग में बिल्कुल घुटने जो है पैर की तरफ मुड़े रहे और मैं लेटा रहा। जब सुबह हुई तो दोस्तों इतनी ठंड थी कि मेरी उंगलियां जो है उंगलियों पे स्वेलिंग आ गई थी। जैसे ही थोड़ा बहुत धूप निकली, ब्रेकफास्ट किया, फिर धीरे धीरे हमने चलना शुरू कर दिया। अब आगे का जो सफ़र था वो इतना ज़्यादा नहीं था, टॉप 1 पे पहुंचना था हमें। टॉप 1 पे हम कुछ टीमें हमारी जा चुकी थी पहले ही ऑलरेडी टॉप 1 से नीचे, क्योंकि हमें अटैक में जाना था। तो धीरे धीरे हम टॉप 1 पे पहुंच गए। अब टॉप 1 पे एक तरफ हिंदुस्तान का झंडा लगा हुआ है, दूसरे सामने जो है पाकिस्तान का झंडा साफ नज़र आ रहा है, उनका पोस्ट सामने नज़र आ रहा है। तो धीरे धीरे हम वहाँ पे टॉप 1 में पहुँच गए। दोपहर का समय था, करीब 11 साढ़े 11 बजे हम पहुँच गए। तो आदेश मिला कि भाई जो ब्रेकफास्ट वगैरह किसी ने नहीं किया है, जिसे करना है या खाना खाना है वो खा लें, और यहाँ शाम तक इंतज़ार करना है। शाम को हमें यहाँ से हिंदुस्तान का ये आखिरी पोस्ट है, यहाँ से शाम को नीचे जाएंगे और फिर अटैक में शामिल होंगे। ऑलरेडी टीम गई हुई थी, उनके पीछे से जो है हमें पहुँचना था। अब दुश्मन को पता नहीं कहाँ से क्या, या तो उनके कोई ओपी बैठा हुआ था, जो आरटी गन होती है उन्हें ऑपरेट करने के लिए एक ओपी बैठता है पहाड़ पे दूर, जो डिग्री डिस्टेंस वगैरह बताता है कि यहाँ फायरिंग करो, यहाँ फायरिंग। तो शायद उनके किसी ओपी ने या तो हरकत देख ली या कुछ। जो लास्ट पोस्ट था टॉप 1, वहीं पे हम बैठे हुए थे। मेरे सामने जो है मेरा एक साथी था, शीश राम गुजर, राजस्थान का। तो उसकी पीठ उधर की तरफ थी, मैं आमने सामने दोनों बैठे थे। तो इसी बीच जो है आर्टी शेलिंग दवा चल रहा था। तो हम पत्थर की एक उसमें थे, एक बड़ा सा पत्थर था कि ओट में, कि आराम से अपना कुछ 1-2 पूरियाँ खा लेते हैं। दोस्तों सब अपना अलग अलग छुपाव में इसी तरीके से पूरा ट्रुप था। अब आर्टी शेलिंग दबा के होने लगा तो सभी ने इशारा किया कि भाई चुपचाप जिस पोजीशन पे जहाँ हो वहीं चुपचाप रहो, क्योंकि आर्टी शेलिंग है। आर्टी में बड़े बड़े गोले आते हैं जो आर्टी गन के, तो पत्थरों में जब आके पड़ते हैं तो पत्थर का टुकड़ा भी जो है एक गोली का काम करता है। जो है उसके छोटे छोटे टुकड़ों को स्प्लिंटर बोलते हैं, तो वो गोली का ही काम करते हैं। अब देखिए कि एक जो है आरटी का गोला जो है हमारे कुछ ही दूर समीप आके फटा। तो दोस्तों जो मेरे सामने बैठा था शीशराम गुजर, मुझे वो मंजर आज भी याद है कि उसके पीछे से लगा और उसकी जो आंतें हैं वो बाहर निकल गई। पूरी का टुकड़ा जो है मुंह में था दोस्तों, और वो टुकड़ा जो है मुंह का मुंह में ही रह गया, आंतें उसकी बाहर निकल गई। अब सब ज़मीन पे लेट गए, ज़मीन पे पत्थरों में, जहाँ भी जैसे भी पूरी छुपने की पोजीशन बन गई। तो मैंने भी अपना बचाव करने के लिए मैंने भी अपनी पोजीशन ली। अब मेरे साथ में एक हवलदार जीतराम गुजर था, तो वो धीरे धीरे मेरे पास आया। उसने देखा कि एक बंदा तो डेड हो गया है, क्योंकि उसकी आंतें निकल गई थी, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी। अब मेरी पिंडली में जो है स्प्लिंटर लगा था, स्प्लिंटर, तो उससे मेरी पूरी पिंडली उड़ गई थी। और पिंडली उड़ी तो वहाँ से मेरी पूरी पिंडली की जो है पूरी पैंट फटी हुई है और काला काला लाल लाल मांस नज़र आ रहा है। अब शीशराम गुजर मेरे सामने डेथ हुआ, जो मेरे दोस्त जो मेरे साथ चल रहा था वो मेरे सामने डेथ हुई है। और आर्टी शेलिंग कंटिन्यू चल रहा था इस बीच। उधर फायरिंग भी कंटिन्यू चल रही है, आर्टी शेलिंग भी कंटिन्यू चल रहा है। इस बीच हमें अपनी पोजीशन भी लेनी है, और फायरिंग हमारी जो ट्रुप था वो भी जवाब दे रहा है। तो इस बीच मेरे पास फायरिंग चलते चलते जो है मेरे पास एक हवलदार जीतराम गुजर मेरे पास आ जाते हैं और मेरा घाव देखते हैं, और घाव देख के वो कहते हैं कि अपनी फील्ड पट्टी मुझे दे, अपने बैग में से निकाल। मैंने अपनी फील्ड पट्टी निकाल के उन्हें दी। उन्होंने वो फील्ड पट्टी मेरे घाव के अंदर भर दी, और अपनी फील्ड पट्टी निकाल कर मेरे जो घाव था उस पर टाइट करके बांध दिया। अब जो भी ब्लड वगैरह है वो अंदर ही जो है ब्लड का बहाव ज़्यादा ना हो। नर्सिंग असिस्टेंट भी वहाँ होता है एक पोस्ट पर, तो नर्सिंग असिस्टेंट
भी धीरे धीरे हम लोगों के पास पहुंचा जहां कैजुअल्टी हुई थी हम लोग। तो उसने कहा अच्छी तरीके से टाइट करके बांध दो और फील्ड पट्टी, और बाकी नीचे जो भी होगा फर्स्ट एड में होना है। फायरिंग कंटिन्यू चलता रहा दोस्तों। नीचे से मदद मांगने की कोशिश की गई कि हेलीकॉप्टर आ जाए कैजुअल्टी को ले जाए, लेकिन नीचे से बताया गया कि आर्टी शेलिंग के दौरान हेलीकॉप्टर मूव नहीं कर सकता क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता। कंटिन्यू फायरिंग चल रही है और इस बीच हमारे जो साथी हैं वो भी फायरिंग कर रहे हैं, सामने जवाब भी दे रहे हैं, उधर से भी फायरिंग हो रही है और जो कैजुअल्टी है उन्हें संभालने की कोशिश भी की जा रही है। मेरे पास एक नर्सिंग असिस्टेंट है, आए हुए हैं। जो नर्सिंग असिस्टेंट थे उसने देखा कि मुझे दर्द काफ़ी शुरू हो गया कि दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। तो नर्सिंग असिस्टेंट ने मेरे से पूछा कि कोई बीड़ी सिगरेट तम्बाकू कुछ पीते हो? मैंने कहा नहीं, मैं उस समय कोई भी नशा वगैरह नहीं करता था। तो मैं ड्रिंक वगैरह नहीं करता हूँ, बीड़ी सिगरेट वगैरह नहीं पीता हूँ। तो उन्होंने मुझे बेहोश करने के लिए कि शायद ये थोड़ा बेहोश हो जाएगा तो इसका दर्द कम होगा क्योंकि फायरिंग चल रही है, तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया दोस्तों। जो इंजेक्शन लगाया उससे मुझे चक्कर से आए, लेकिन मैं बेहोश नहीं हो पाया। तो नर्सिंग असिस्टेंट हवलदार जीतराम से बात कर रहे हैं कि ये बेहोश, मेरे पास यही इंजेक्शन था जिससे ये बेहोश नहीं हो पाया है और शायद ये जो है इसे दर्द वगैरह ऐसे ही सहन करना पड़ेगा जब तक नीचे से फर्स्ट एड या टीम नहीं आ जाती इसे ले जाने के लिए। अब मुझे बारी थी दोस्तों, जो कैजुअल्टी हो गई है कि क्योंकि मेरा साथी वहीं पे जो है वीर गति को प्राप्त हो चुका है और मैं कैजुअल्टी हूँ, तो मुझे नीचे उतारने के लिए नीचे से जो दूसरी तरफ हमारी एक टीम थी, वो रेस्क्यू टीम आ रही थी धीरे धीरे मेरे पास मुझे लेने के लिए। तो इतने जो हवलदार जीतराम थे उन्होंने मेरे से कहा कि हम थोड़ा नीचे उतरने की कोशिश करते हैं कि तेरा ये पैर मैं पकड़ता हूँ, क्योंकि खड़ी चढ़ाई पर ना ही किसी को उठा के लाया जा सकता है, ना ही कोई भी पोजीशन नहीं है कि खड़ी चढ़ाई से कैसे लाया जाए। तो उन्होंने कहा कि तेरा पैर मैं पकड़ता हूँ जिसमें ये चोट लगी है, जिसमें स्प्लिंटर लगा है, और जो है तुम हाथों को जो है थोड़ा सा इस्तेमाल करो और हाथों की ताकत लगा के नीचे उतरो, धीरे धीरे उतरने की कोशिश करो। तो आर्टी शेलिंग कंटिन्यू हो रही है दोस्तों। तो उसी समय एक और आर्टी शेलिंग नज़दीक आके गिरी। ब्लास्ट इतना ज़बरदस्त था कि चमक कितनी ज़बरदस्त थी उस समय, जो है लगा कि जैसे शायद कुछ एकदम बिल्कुल जो फटता है तो वो ब्लास्ट आँखों में कई बार चमक लगती है। अब दोस्तों उस समय गोलाबारी चल रही है, आर्टी शेलिंग चल रही है और मुझे उतारने के लिए, और जो मेरे साथी हैं वो आगे लड़ रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे करके हम उतर ही रहे थे कि अब गला सूखने लगा, क्योंकि गला भी सूख रहा है, पानी भी पीना है, प्यास लग रही है, पानी है नहीं, और हम पोस्ट से थोड़ा नीचे आ गए हैं। टॉप 1 जहाँ पोस्ट था उससे थोड़ा सा नीचे आ गए हैं, तो ऊपर जाके पानी लाने का भी कोई मतलब नहीं बनता था। तो दोस्तों मंजर याद है कि पानी, प्यास, गला सूख रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो जो हवलदार जीतराम थे उन्होंने कहा कि पानी प्यास लग रही है तो रुक जाओ, मैं इंतज़ाम करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, पत्थरों में कान लगाया। होता क्या है कि पहाड़ों के अंदर क्या, पत्थरों के नीचे पानी बहता रहता है, तो थोड़ी सी आवाज़ आती है सर सर करके, जो है पानी के बहने की जो पानी की आवाज़ होती है। तो उन्होंने कान लगाया, उन्हें लगा कि नीचे पानी। उन्होंने पत्थरों को हटाया। एक फ्रूटी का डब्बा, क्योंकि वहाँ पे हमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह, फ्रूटी वगैरह मिलते हैं, जो पैक्ड जो राशन होता है वो मिलता है। तो पैक्ड फ्रूटी का डब्बा उन्होंने उठाया, उसे चारों ऊपर से काटा और उसे जमी पत्थर हटा के उस मिट्टी में लगा दिया। तो करीब 15-20 मिनट बाद वो फ्रूटी का डब्बा पानी का भरा। उन्होंने 2 घूंट मुझे पिलाया, 1 घूंट उन्होंने अपने आप भी पिया और फिर दोबारा उतरना चालू हो गए।
तो दोस्तों पानी भी नहीं होता लड़ाई में। जो लोग समझते हैं कि फ़ौज की नौकरी आसान है, इतनी आसान भी नहीं होती फ़ौज की नौकरी। धीरे 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 हम लोग उतरते रहे। एक समय वो आ गया कि रेस्क्यू टीम हमारे पास पहुंच गई। अब रेस्क्यू टीम में 12 बंदे आए। 12 बंदे एक स्ट्रेचर लेके आए। स्ट्रेचर पे मुझे लिटाया गया और लिटा के मुझे रस्सियों से बांध दिया गया, क्योंकि जब वो स्ट्रेचर लेके चलते हैं तो स्ट्रेचर अगर पलट जाए तो बंदा अगर पलट जाए तो जो कैजुअल्टी है बहुत ज़्यादा नीचे जाके गिरेगी और पकड़ में भी नहीं आएगी। लुढ़कता हुआ कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा। अब उन्होंने जो है मुझे स्ट्रेचर पे बांध दिया और धीरे धीरे 12 बंदे, ये देखिए कि 2 बंदे आगे से स्ट्रेचर पकड़ रहे हैं, 2 पीछे से। उन 2 बंदे जो आगे स्ट्रेचर लेके पकड़ रहे हैं उनकी कमर में रस्सी बांधी हुई है। उनकी कमर में रस्सी बांध के एक तीसरा बंदा पीछे पकड़े हुए। हर बंदे को एक एक बंदा सपोर्ट दिए हुए है। तो 8 बंदे इस तरह लग गए और 4 बंदे एक्स्ट्रा होते हैं कि जब वो 4 उठाने वाले थक जाए तो वो 4 उन्हें रिप्लेस कर लें। 12 बंदे इस तरह स्ट्रेचर लेके चल रहे हैं कि जिन्होंने कंधे पे रखा हुआ है, जो एक एक स्ट्रेचर का वो होता है, उनकी कमर में भी एक एक बांध के इस तरीके से सपोर्ट लेके। तो मंजर आज भी मुझे याद है दोस्तों। धीरे धीरे उतरते रहे और मेरे जो स्प्लिंटर लगा था दिन में 11:45 बजे लगा था। मैं जो आर्टिस्ट शेलिंग में जो घायल हुआ था दिन में 11:45 बजे हुआ था। धीरे धीरे शाम के 7 बजे, मतलब रात अंधेरा हो गया, वो मुझे लेके चल रहे हैं। हिम्मत नहीं आ रही, मुझे भी कह रहे हैं कि हिम्मत नहीं हारनी है और कुछ नहीं होगा तुझे, और बात करते करते चले जा रहे हैं। 8:30 बजे फाइनली मैं तुरतुक गांव के बेस कैंप में पहुंच गया। बेस कैंप में जब पहुंच जाते हैं तो तुरंत ही वहाँ डॉक्टरों की टीम मौजूद होती है। वहाँ मुझे तुरंत ही फर्स्ट एड के लिए वहाँ ले गया। तुरंत डॉक्टर आए। डॉक्टरों ने मेरा वो चेक किया, मुझे घाव वगैरह, उन्होंने और उस पर पट्टी वगैरह जो वो कर सकते थे ड्रेसिंग वो की वहाँ से। और तुरंत ही फ़ौज के अंदर होता क्या, उस टाइम टेलीग्राम चलते थे कि फादर नेम, आपका एड्रेस, आपका नेक्स्ट ऑफ किंग कहाँ है। तुरंत ही मैसेज भेजते हैं घर वालों को कि कैजुअल्टी हुआ है। तो वो भी सारी चीज़ें। तो दोस्तों तुरतुक गांव में 9 बजे मेरी फ़र्स्ट एड हुई। वहाँ से जो डॉक्टर्स थे उन्होंने फ़र्स्ट एड करके बोला कि अब इसे हॉस्पिटल भेज दो, आगे का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल है। एक एम्बुलेंस में मुझे लोड कर दिया गया। वहाँ से एम्बुलेंस रात को लेके चली मुझे, और परतापुर में जो है एक बेस है परतापुर, वहाँ पे हॉस्पिटल था मिलिट्री का, वहाँ मुझे ले जाया जाना था, वहाँ मेरा ट्रीटमेंट होना था मेन। एम्बुलेंस में लोड कर दिया गया। एम्बुलेंस चली रात को, रास्ते में एम्बुलेंस भी ख़राब हो गई। अब रात के करीब 2-2:30 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, रास्ते में एम्बुलेंस खड़ी है। वायरलेस पे मैसेज गया, दूसरी एम्बुलेंस आई दोस्तों। दूसरी एम्बुलेंस से मुझे शिफ्ट किया गया और दूसरी एम्बुलेंस ने सुबह 7 बजे मुझे ले जाके हॉस्पिटल परतापुर लेके पहुँचे। वहाँ पे सभी कैजुअल्टियाँ, क्योंकि लड़ाई चल रही थी, कैजुअल्टियाँ आई हुई थी बहुत। तो डॉक्टर मेरे पास आए, सभी का जो है तुरंत जो सीरियस थे सभी का उनका ऑपरेट हो रहा था। तो मेरा भी बता दें कि इनका 7 बजे हम पहुंच गए थे हॉस्पिटल, मेरा 8 बजे ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन की तैयारियां होने लगी दोस्तों, और फाइनली 8 बजे मेरा ऑपरेशन हुआ, फर्स्ट ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद मुझे जो है पता नहीं, फिर करीब 1 दिन मुझे पता नहीं रहा कि मेरे साथ क्या रहा उस दिन की। तो ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद में जो है जब आँख खुली तो पैर पे पट्टियाँ बंधी हुई थी और इस तरीके से ये सारी चीज़ें। 2 दिन मैं परतापुर हॉस्पिटल रहा। 2 दिन के बाद वहाँ डॉक्टर डिसीजन लेते हैं कि वहाँ से नीचे भेज देते हैं चंडीगढ़ कमांड में। तो फिर 2 दिन बाद मुझे भी जो है इंडियन एयरफोर्स वायुसेना के विमान से जो सामान लेके आता है, जो चंडीगढ़ से जो सामान, जो इंडियन आर्मी के लिए सामान, राशन पानी सब लेके आते हैं एयरफोर्स के, उधर से कोई हवाई जहाज़ आया हुआ था सामान लेके। तो उसमें मुझे लिटाया गया, मुझे ले जाके वहाँ लिटा दिया और फिर मुझे चंडीगढ़ भेज दिया गया। चंडीगढ़ पहुँचे हम। चंडीगढ़ जो है विमान पहुंच गया करीब सुबह, क्योंकि हमें विमान में बैठाया गया था तो
करीब 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा बाद चंडीगढ़ विमान पहुंच गया। विमान पहुंचने के बाद में वहाँ से हमें सीधा जो है गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, एम्बुलेंस पहले ही जो है विमान से आने से पहले ही हमें एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया विमान से और कमांड हॉस्पिटल चंडीगढ़ में पहुंच गए। चंडीगढ़ में वहाँ पहुँचते ही तुरंत ही जो है जो भी हमारा फर्दर इंक्वायरी होती है, ट्रीटमेंट वगैरह, कहाँ कहाँ चोट लगी हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें, जो डॉक्टर्स आते हैं, पूरी टीम आती है, डॉक्टर्स ने देखा और सर्जिकल वार्ड 4 में हमें शिफ्ट कर दिया गया। सर्जिकल वार्ड 4 में फिर डॉक्टर्स आए देखने के लिए और डॉक्टर्स ने घाव देखा तो ट्रीटमेंट चलने लगा। जो भी उन्हें वहाँ से घाव को कट करना था, साफ़ करना था, क्योंकि घाव काफ़ी गहरा था, हड्डी नज़र आ रही थी। शायद स्प्लिंटर की अगर और स्पीड होती तो अगर हड्डी में लगता शायद मेरा पैर वहीं पर अलग हो जाना था। लेकिन किस्मत अच्छी थी दोस्तों, स्पीड कम थी उसकी, वो जाके हड्डी में रुक गया था तो पैर बच गया ऊपर वाले की कृपा से। अब वहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू हुआ कमांड हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। चलता रहा 1 महीना, घाव भरने का नाम नहीं ले रहा था दोस्तों। इस बीच रक्षाबंधन भी आई। रक्षाबंधन में मेरे मम्मी पापा, ताऊ जी ताई जी मेरे से मिलने आए। उन्हें मालूम चल गया कि मैं कमांड हॉस्पिटल चंडीगढ़ में आ गया हूँ। वो लोग मेरे से मिलने आए तो रक्षाबंधन थी 99 में। तो उस दिन मेरा ऑपरेशन फिर दोबारा हुआ और ऑपरेशन हुआ तो जब मेरी आँख खुली करीब 2-4 घंटे बाद तो मैंने देखा कि मेरे हाथों में बहुत सारी राखियाँ बंधी हुई हैं। तो जो नर्स थी उसने बताया कि स्कूल के बच्चे आए थे जो तुम्हें राखी बांध के गए हैं बहुत सारे। तो एक गर्व महसूस होता है कि हाँ, क्योंकि ये एक ऐसा समय था जिसमें देश सब एकजुट था। स्कूल के बच्चे जो अपना योगदान दे सकते वो भी आए, वो भी हौसला बढ़ाने के लिए जवानों का कि हम भी आप लोगों के साथ हैं। राखी बांध के गए वो लोग, जो है एक प्यार दे के गए, एक स्नेह दे के गए वो बच्चे। फिर एडमिट था ही मैं, कोई घाव में कुछ हो नहीं रहा था। फिर डॉक्टर ने डिसीजन लिया कि प्लास्टिक सर्जरी होगी, क्योंकि स्किन आने को तैयार नहीं थी पिंडली की। तो दोबारा ऑपरेशन हुआ, प्लास्टिक सर्जरी, दूसरे पैर की जांघ से जो है स्किन को लिया गया और फिर फाइनली प्लास्टिक सर्जरी की गई पैर की, क्योंकि घाव पे स्किन आने को तैयार नहीं थी। प्लास्टिक सर्जरी काफ़ी समय लगा, करीब मैं 5-6 महीने वहाँ 6 महीने करीब कमांड हॉस्पिटल चंडीगढ़ में एडमिट रहा दोस्तों। इस बीच ट्रीटमेंट हुआ। फिर मुझे लगा कि मेरी आँख में भी शायद मुझे कुछ प्रॉब्लम है, आँख में दिक्कत हो रही है। तो मैंने आँख दिखाई तो क्योंकि ब्लास्ट जब हुआ था तो वो मेरे सामने हुआ था, तो वो ब्लास्ट से इफ़ेक्टेड हो गई थी मेरी राइट आई। तो वो भी दोस्तों डॉक्टर्स ने जो ट्रीटमेंट कर सकते थे, क्योंकि मेरी आँख की रोशनी कम हो गई थी काफ़ी राइट आई की, तो उन्होंने ट्रीटमेंट किया। और इस तरीके से करके धीरे धीरे जो है 6-7 महीने करीब हो गए। जो फिर हमें छुट्टी मिली, कहा कि अभी हम आपको जो है 1 महीने की छुट्टी दे रहे हैं, 1 महीने की छुट्टी आप घर पे करके आओ, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में दिखा देना, नहीं तो फिर आपको दोबारा जो है 1 महीने के बाद आपको दोबारा हॉस्पिटल आना है और आपको जाना है कमांड हॉस्पिटल लखनऊ। तो दोस्तों ये सफ़र रहा मेरा कारगिल लड़ाई का। मुझे गर्व है और कि मैं भी कारगिल लड़ाई का हिस्सा रहा हूँ। दोस्तों मेरी कहानी आप लोगों को ये कैसी लगी आप बताइएगा, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे की कहानी कंटिन्यू रखेंगे दूसरे एपिसोड में जो है। जय हिंद, भारत माता की जय। देखते रहिए विस्तार ब्लॉग।